किसी की भी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग के वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने पर आपके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स में। वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने पर कभी भी किसी भी पर्सन को लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको पैसों की कमी कभी नहीं होगी। बिल्कुल, आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं कि हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है या बिना प्लानिंग के भी कभी कोई काम सक्सेस हो जाता है। आप मुझे पहले इस चीज का जवाब दीजिए। जीवन में कोई भी काम होता है बिना प्लानिंग के तो कभी सफलता मिलती नहीं है। हमेशा चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हमेशा एक प्रॉपर प्लानिंग से किया जाए तभी वो सक्सेसफुल रहता है। तो फाइनेंस तो एक बहुत बड़ा मैटर है, इसको आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना ही चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग तो एक बड़ा वास्ट टॉपिक है क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो क्या सभी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग सेम होनी चाहिए? अगर कोई 25 से 40 साल का व्यक्ति है या कोई रिटायर्ड है तो क्या सभी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक जैसी रहेगी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक सी नहीं हो सकती। अगर कोई आदमी 60 साल का है और कोई बच्चा 20 साल का है तो उन दोनों की प्लानिंग में बहुत फर्क होगा। किसी बच्चे के लिए, कोई बच्चा पैदा होता है और उसी समय उसके लिए 3,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो क्या हम मान सकते हैं कि जब वो 60 साल का होगा उसकी वैल्यू 113 करोड़ के नियर बाई हो सकती है? 3,000 रुपए पर मंथ से 113 करोड़, ये तो अमेजिंग है। तो इसलिए एक साल के बच्चे की या एक 20 साल के बच्चे की और एक 60 साल के आदमी की प्लानिंग सेम नहीं हो सकती। हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे साथ कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए। दरअसल क्या है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो अर्निंग तो शुरू कर दी है, लेकिन अर्निंग के साथ साथ उस पैसे को कैसे सिस्टमेटिक वे में मैनेज करना है उसका नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है। तो आज तो मैं चाहता हूं कि आप सबको आज ये एजुकेट करें कि लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे करें, क्योंकि बार बार आप कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 मेजर स्टेप्स हैं, 4 मेजर स्टेप्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप आज वो चारों स्टेप्स बताएं ताकि वो अपनी लाइफ में उनको इंप्लीमेंट करें और अपना वेल्थ जनरेशन करें। हर एक आदमी की कोई ना कोई लाइबिलिटीज है, मानते हैं आप इस चीज को? बिल्कुल। किसी ने हाउस लोन लेके रखा है, किसी के बच्चे की एजुकेशन चल रही है, या अगर कोई अभी 25 साल 30 साल का है तो उसके ऊपर एक परिवार डिपेंडेंट है जी। तो सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सभी लोगों से कि मान लीजिए हम जिस फिल्म को बना रहे हैं, एक जिंदगी एक फिल्म है, अगर हम उस फिल्म से आउट हो जाते हैं तो क्या हमारे परिवार की लाइफ सेम वैसे चलेगी जैसे चल रही है या उसमें कोई फर्क आ जाएगा? आपके कहने का तात्पर्य मैं समझ पा रहा हूं कि जो अर्निंग हैंड है किसी फैमिली का, अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाए तो फिर उस फैमिली का क्या होगा, उसका सर्वाइवल कैसे होगा, आप यही कहना चाह रहे हैं? तो इस चीज के लिए मैं सबसे चाहूंगा कि सब अपने दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर पुट कीजिए कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं हूं तो मेरे परिवार के लिए लाइफ वैसी है जैसी आज है या उसमें कुछ फर्क आएगा? बड़ा वैलिड पॉइंट आपने अराइज किया है। अगर फैमिली में कोई अर्निंग हैंड है और उस अर्निंग हैंड के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो उस फैमिली का क्या होगा? तो क्वेश्चन तो आपका बड़ा वैलिड है, लेकिन इसका अब सॉल्यूशन भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पहला हिस्सा है और जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। तो अब आप एक चीज देखिए कि एक इंसान है, वो अपने परिवार के लिए 50,000 1 लाख कुछ भी कमा के ला रहा है और उससे उसका परिवार चल रहा है। अगर वो आदमी अब उस पिक्चर से बाहर हो जाता है यानी कि अर्निंग बंद हो जाती है तो उस परिवार का सर्वाइवल कैसे हो? देखो, इंसान की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, इस चीज को सभी मानते हैं जी। लेकिन
जो हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए। अब हम इंसान को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारा सर्वाइवल तो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ कर ही ना पाए। पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, अब परिवार कैसे चलेगा? तो इसके लिए सबसे पहला काम कीजिए कि हर एक आदमी के पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही। पर इसमें एक कंफ्यूजन और होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस करते हैं और वो गलत तरीका है इंश्योरेंस करने का। बिल्कुल सही कहा, मैं इसी टॉपिक में आने वाला था। हम क्या करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास 5 पॉलिसीज हैं और उसमें सम एश्योर्ड कितना है, 50,000, 1 लाख का। यानी कि अगर 1 लाख का भी है तो 5 लाख का सम एश्योर्ड लेके बैठे हुए। क्या आपको लगता है कि परिवार का सर्वाइवल 5 लाख से हो पाएगा? नेवर। इंश्योरेंस कैसी होनी चाहिए? आप 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लीजिए जिसमें आपका प्रीमियम भी कम बनेगा। और आज तो ऐसे ऐसे प्लान आ गए हैं कि आपको 7 साल 8 साल पैसा देना है और आपका 60 70 80 साल तक इंश्योरेंस चलता रहेगा और आपको पैसा भी वापस मिलेगा। तो सबसे पहला काम फाइनेंशियल प्लानिंग में है कि आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए, तभी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप्स पे आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 स्टेप्स में से दूसरे स्टेप की बात करें, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? दूसरी आदमी की प्रॉब्लम क्या रहती है हमेशा कि मान लो हम अच्छा कमा रहे हैं, हम अच्छा सेव भी कर रहे हैं, लेकिन बीमारी का कोई पता नहीं है, कौन सी बीमारी कब आ जाए। और कोविड के बाद तो हमने देखा है कि बहुत सी बीमारियां आदमी को घेर रही हैं। मान लीजिए कि हमने एक अच्छा पैसा सेव किया हुआ है, जिसकी हमारी प्लानिंग तो कुछ और है कि हमने एक अच्छा घर बनाना है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, कुछ भी XYZ। अरे इंसान की अपनी अपनी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन एक बीमारी लग जाती है और उसमें 25 से 30 लाख रुपए खत्म हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि आपकी उस प्लानिंग का क्या हुआ। जो पैसा किसी गोल को अचीव करने के लिए आपने सेव किया था, वो पैसा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है इलाज के लिए। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि हर एक इंसान के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। पूरे परिवार के लिए अगर हम देखें तो एक इंसान का दिन का मैक्सिमम 8 से 10 रुपए प्रीमियम बनता है। मैक्सिमम 10 रुपए प्रीमियम बनता है एक इंसान का पर डे का। और आज की डेट में अपनी हेल्थ के लिए दिन का 10 रुपए हम पक्का इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक लग्जरी लाइफ में आता है। अगर हम बीमार हो रहे हैं और हमें लाइन में खड़े होकर इलाज लेना पड़ रहा है या हमें वेट करना पड़ रहा है अपने इलाज के लिए, तो सोचिए उस समय की परिस्थिति। और हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब हमें जरूरत होती है तो उस टाइम मिलती नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मैं 3 साल से प्रीमियम दे रहा हूं, मैं तो बीमार हुआ ही नहीं। हम गाड़ी की इंश्योरेंस इसलिए नहीं करवाते कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। हाँ। तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस हम इसलिए नहीं लेंगे कि मैं पक्का ही बीमार हो जाऊं। हम तो भगवान से चाहेंगे कि हम कभी बीमार ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो हमारा जो फंड है उसके ऊपर कोई भी आंच ना आए, वो वैसे का वैसा रह जाए और हमारा शरीर भी ठीक हो जाए। तो इसलिए दूसरा मेजर और इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाइए। तो ये हो गए 2 स्टेप्स। पहला स्टेप, अपने टर्म इंश्योरेंस करवाइए, खासकर उस पर्सन की जो आपकी फैमिली में अर्निंग हैंड है। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपनी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। ये फाइनेंशियल प्लानिंग के सबसे मेजर पॉइंट है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर कि फाइनेंशियल प्लानिंग में तीसरा पॉइंट क्या है। हर एक आदमी के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। वो उसके बैंक में हो सकता है या किसी भी रूप में हो सकता है कि जो अगर मान लो कि उसको एकदम से जरूरत पड़ती है तो 10 मिनट के अंदर वो पैसा उसके पास हो। ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? जितना आप महीने का अर्न कर रहे हो, वो 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख रुपए है। यानी कि अगर आपका अर्निंग मान लो 50,000 रुपए है तो 6 महीने का कितना हो गया? 3 लाख रुपए। तो आपका इमरजेंसी फंड मिनिमम 3 लाख रुपए होना चाहिए। किसी की अर्निंग 10,000 रुपए है तो उसके लिए 60,000 रुपए होने चाहिए।
यानी कि जितना आप 6 महीने में अर्न करोगे उतना आपके पास एक इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। पहला टर्म इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा इमरजेंसी फंड जो आपकी पर मंथ इनकम का 6 टाइम्स होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि 6 महीने की इनकम आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए कि कभी कोई क्राइसिस आ जाए, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कम से कम 6 महीने तक आप अपने परिवार को चला सके। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, इसको डिस्कस करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उसकी वैल्यू तभी है अगर आपके पास पहले 3 पॉइंट आप कवर कर रहे हैं। पहले 3 पॉइंट को फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली चौथा पॉइंट आपको वो करके देगा जो आपने कभी सोचा नहीं हो। आपका कहने का मतलब है कि 3 पॉइंट का बेस है। जब बेस स्ट्रांग हो गया, नींव मजबूत हो गई तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी बड़ी मजबूत बनेगी। बिल्कुल। चौथा पॉइंट है हमारी सेविंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में सेविंग कितनी होनी चाहिए इसका भी कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन जो मैं मानता हूं कि जितना हम महीने का कमा रहे हैं उसका 30% हमें पक्का सेव करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि कोई 20,000 रुपए कमा रहा है तो कम से कम 6,000 रुपए उसको सेव करना चाहिए। अगर कोई 50,000 रुपए कमा रहा है महीने का तो एटलीस्ट उसको 15,000 रुपए सेव करना चाहिए और 1 लाख वाले को 30,000 रुपए मिनिमम सेव करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ सेविंग करेंगे तो एक दिन अच्छा फंड बनेगा। लेकिन फंड कब बनेगा? हम पैसा सेव कर रहे हैं और पैसा कहां पड़ा है हमारे सेविंग अकाउंट में जी, तो कितना मिल रहा है? 3-4%। वो तो इन्फ्लेशन के साथ साथ उसकी तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो मैंने चौथे पॉइंट की बात की, प्रवीण जी, इस पॉइंट को टेक्निकली आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखिए, हमारी जो सेविंग होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर जाए और इन्फ्लेशन को बीट करने के साथ साथ आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा इन्फ्लेशन रेट अराउंड अबाउट 4% के रहता है और हमारा जीडीपी ग्रोथ है अराउंड अबाउट 6 to 7% का। इन्फ्लेशन रेट प्लस जीडीपी रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया 7% का, इन्फ्लेशन का रेट हो गया 4% का, हो गया 11%। 11% तो हमारा होना ही चाहिए। वेल्थ अच्छे तरीके से जनरेट करनी है तो उसमें 4% का और एडिशन कर लीजिए। 11 + 4 = 15। आपका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 15% से ग्रो होना चाहिए। इसलिए अब 15% से इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो होगा, इसके ऊपर क्या क्या टूल्स हो सकते हैं? वैसे तो काफी टूल्स हैं। अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें या कुछ करें तो उन्होंने स्टॉक से पैसा कमाया है, लेकिन हर एक इंसान स्टॉक से पैसा नहीं कमा सकता क्योंकि उसके लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट मुझे लगती है कि हमारे पैसे को कोई आदमी मैनेज भी कर रहा है, अच्छे फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, वो हो सकती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। आप सिप के रूप में कीजिए, लमसम के रूप में कीजिए या बोथ कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में जो एएमसीज होती हैं, उनके स्कीम्स के फंड मैनेजर होते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड। तो एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन आपके लिए 24/7 काम कर रहा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन इन्वेस्टिंग तो आप फिर जा सकते हैं इक्विटी में, डायरेक्ट शेयर्स में जा सकते हैं, आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अपने आप से एक्सपर्ट तभी बनिए अगर आपके पास वो काबिलियत है। अगर वो काबिलियत आपके पास नहीं है, लेट द वर्क बी डन बाय द एक्सपर्ट्स फॉर यू। सबसे पहले तो एक चीज है कि हमारी सोसाइटी में मान लो कोई आदमी 30,000 रुपए महीने का कमा रहा है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरे पास 1 करोड़ हो सकता है या 2 करोड़ हो सकता है। राइट। सबसे पहले उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। जब हम किसी से बात करते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपके पास करोड़ हो सकता है, तो जब तक आप खुद नहीं मानेंगे कि मेरे पास हो सकता है तो कैसे होगा? अगर आप हमारा एक पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने एक बुक की बात की थी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें एक इंसान था जो सफाई का काम करता था, झाड़ू पोछे का काम करता था। उस इंसान ने अपनी एक छोटी सी एसआईपी शुरू की और आफ्टर 50 ईयर उस इंसान की वेल्थ
इतनी बन गई कि वो अमेरिका के 1% रिचेस्ट लोगों में आ गया। एक सफाई करने वाला इंसान एक प्लानिंग के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपनी वेल्थ को कहां पहुंचा सकता है। तो प्लानिंग कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं भी कर सकता हूं। इसलिए कहते हैं सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से आप भी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। भले ही आपकी इनकम 10,000 रुपए हो या 50,000 हो या 5 लाख हो, ये मैटर नहीं करता है। जितनी भी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए और आप भी एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। डेफिनेटली। इसीलिए कहते हैं ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स।